नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पाठशाला में। रोज की तरह आज के भी करंट अफेयर्स आपके सामने हैं और आज तारीख है 23 फरवरी। इस 23 फरवरी को जो भी आपका करंट अफेयर्स है, देखते हैं वो कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं और वो भी डिटेल में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको 3 वीडियो देता हूँ, एक डिटेल, फिर क्विज और फिर आपका वन लाइनर। तो ये तीनों आप अगर देख लेंगे तो आपको आज के करंट अफेयर्स एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहली जानकारी है, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 4 अध्यादेशों को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कोई विधेयक कानून बन सकता है और अभी हाल ही में उन्होंने 4 विधेयक जो हैं उनको मंजूरी प्रदान की है और वो विधेयक हैं, सबसे पहला है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण दूसरा अध्यादेश, ये 2019 में। इस विधेयक को 2 बार मंजूरी देनी पड़ी है। इससे पहले भी इसमें कुछ क्लॉज छूट गए थे जिसकी वजह से ये दोबारा पारित हुआ और इसको 2 बार मंजूरी दी गई है। इसमें ट्रिपल तलाक यानी कि 3 तलाक से जुड़े हुए मुद्दे और जैसे कि मुस्लिम महिलाओं के विवाह से संबंधित जो भी उनके अधिकार संरक्षण से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। भारतीय चिकित्सा, जिसमें ट्रिपल तलाक आपका जो ट्रिपल तलाक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन दूसरा अध्यादेश, ये 2019। भारतीय चिकित्सा परिषद यानी कि एक परिषद का गठन का एक प्रावधान किया गया है ताकि जो भी हमारी चिकित्सीय संस्थाएं हैं, जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट चिकित्सीय या अस्पताल वगैरह हैं, तो उनके बीच में उनकी सर्विस के जुड़ी हुई चीजों के बारे में संशोधन है। कंपनी संशोधन दूसरा अध्यादेश। तो ऐसी कंपनी संशोधन जैसे कि किसी भी कंपनी यानी कि कोई भी कंपनी ऐसा है जो अच्छा काम कर रही है, सारे कानून पालन करती है, तो उसको फायदा होना चाहिए। लेकिन जो कानूनों का पालन नहीं करती या टैक्स वगैरह चोरी करते हैं, तो इस तरह की कंपनी जो भी होंगी उनको दंड मिले और इस तरह के प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं। चौथा है आपका अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध से संबंधित आदेश। ये शारदा चिट फंड घोटाला जो हुआ, अभी आपने ममता बनर्जी वाला केस देखा था कि कोलकाता में उन्होंने काफी ज्यादा बवाल मचाया था, सीबीआई जांच वगैरह करी थी शारदा चिट फंड से। तो ऐसी संस्थाएं जो लोगों से बिना किसी प्रावधान के अनियमित जमा बटोरती हैं, यानी लोगों से कहती हैं कि आप इसमें पैसा लगाइए, 2 साल में 2 गुना कर देंगे, इसमें पैसा लगाइए 3 साल में 4 गुना कर देंगे, तो ऐसी योजनाओं या ऐसी कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध से संबंधित अध्यादेश है ये। तो हाल ही में राष्ट्रपति जी ने 4 अध्यादेश को मंजूरी दी है। उनमें से कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको 2 बार मंजूरी देनी पड़ी है, वो है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण। ये दूसरा अध्यादेश था जिसको अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। अगली जानकारी है LCA तेजस की मिली फाइनल ऑपरेशन में क्लियरेंस, यानी कि एरो इंडिया शो में अभी इसका प्रदर्शन किया गया था और हाल ही में इसको क्या कर दिया गया है, हाल ही में इसको मतलब इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। तो जब आपने इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल किया है तो इसमें एक ही इंजन का उपयोग किया जाता है। इस विमान की विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें एक ही इंजन का उपयोग किया जाता है, एक ही जेट इंजन लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट काफी हल्का है। तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि सबसे हल्का स्वदेशी लड़ाकू विमान है ये। इसमें एक सीट है यानी कि एक ही आदमी बैठ सकता है, लेकिन ये ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। तेजस हल्के भार वाला सिंगल सीट वाला लड़ाकू विमान है। इसमें एक ही इंजन का उपयोग किया जाता है। यह अपनी श्रेणी का विश्व का सबसे छोटा और सबसे हल्का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसकी शुरुआती निर्माण 1980 में शुरू किया गया था, लेकिन इसका निर्माण मिग 21 लड़ाकू विमानों की जगह लेने के लिए किया गया है। तो अगर अब ये आ जाएगा तो मिग 21 रिटायर हो जाएगा, जैसे बहुत सारी दुर्घटनाएं वगैरह होती थी। इसका नाम तेजस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया था और इस एयरक्राफ्ट को पूर्ण रूप से विकसित करने में लगभग 20 वर्षों का समय लग गया। इसका निर्माण HAL ने किया है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। तो ये आपको थोड़ा सा तेजस के बारे में ध्यान रखना होगा। वैसे ये इतना हल्का विमान है, इसकी जो बॉडी बनी हुई है कार्बन फाइबर और एल्युमिनियम से मिलाकर के बनाई गई है। तो ये अभी मिग 21 का स्थान लेने वाला है और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि दुनिया का अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात कर लें। तो इंडियन एयरफोर्स के जो आज के अभी करंट में एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं बीरेंद्र सिंह धनोआ, BS धनोआ। तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए। और एयर मार्शल कौन थे? एयर चीफ मार्शल से ऊपर एयर मार्शल होता है, वो थे अर्जन सिंह। ये पोस्ट बहुत कम लोगों को मिलती है। तो ये हैं अर्जन सिंह, ये थे अर्जन सिंह। और एयर चीफ मार्शल मतलब ये कार्यकारी अधिकारी होता है और ये एक जब आप रिटायर होते हो, जब कोई इस पोस्ट से रिटायर होता है तो उसको एयर मार्शल की उपाधि दी जाती है। और उन्होंने बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन किया था अपने जो भी हमारा युद्ध हुआ था चीन के साथ, तो एयर मार्शल की उनको उपाधि मिली थी अर्जन सिंह को।
और एयर चीफ मार्शल जो हैं वो हैं BS धनोआ। तो आपको याद, ये वायुसेना के सबसे बड़े प्रमुख हैं। बाकी आपको तो पता ही है कि वायुसेना का सबसे बड़ा, या हमारी तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। EPFO ने PF की ब्याज दरों में 0.1% की बढ़ोतरी की घोषणा की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, देखिए EPFO क्या है। EPFO 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था। कुछ लोग जो नौकरियां करते हैं, जैसे मैं ही सरकारी नौकरी करूं या गवर्नमेंट जॉब करूं या प्राइवेट जॉब करूं, तो मेरे को ऐसा तो नहीं है मैं जिंदगी भर काम कर सकूंगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज होगी जो मुझे अपने बुढ़ापे के लिए या आपको भी अपने बुढ़ापे के लिए कहीं ना कहीं सेविंग करनी होगी। तो EPFO एक कर्मचारी राज्य बीमा संगठन है, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, जो कि क्या करता है कि अपने अंशधारकों को वित्त वर्ष 2018 के लिए अपनी जमाओं पर 0.1% की बढ़ोतरी की है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि PF क्या होता है, यानी कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। देखिए प्रोविडेंट फंड की बात करें तो देखिए आप किसी भी कंपनी में काम करते होंगे तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा वहां पर रख लिया जाता है, इस अकाउंट में डाल दिया जाता है। उसको संभालता कौन है? उसको संभालता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और जब आप रिटायर होते हैं या जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में होते हैं तो आप अपने PF अकाउंट से वो पैसा निकाल सकते हैं। होता क्या है, मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके 100 रुपए कटे, और तो अगर आपने 100 रुपए अपने PF में दिए तो 100 रुपए आपकी कंपनी देगी। इस तरह से वहां पे 200 रुपए कंपनी में, जब कंपनी के PF अकाउंट में आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और ये 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए आपकी सैलरी से जुड़ते चले जाएंगे। और एक टाइम बाद जब आप रिटायर हो रहे होगे तो ये पेंशन के रूप में आप में मिलेंगे। PF की हम बात करें तो PF में 3 तरह के PF होते हैं। एक होता है EPF, एक होता है PPF और एक होता है GPF। तो जो EPF है वो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, P है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये है जनरल प्रोविडेंट फंड। तो ये तो आपका हो गया सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनका पैसा GPF में जाता है। PPF में कोई भी अपना पैसा डाल सकता है, मतलब वो आपकी पर राशन की दुकान हो, आप कहीं पर मतलब कहीं छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, और तो आप अपना पैसा PPF में डाल सकते हो। हर बैंक में नहीं होता, लेकिन किसी भी बैंक में, नॉर्मली अधिकतर बैंकों में है, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। तो ये PPF अकाउंट होता है। EPF होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूं और मेरी सैलरी कुछ है, तो उस सैलरी का जो बेसिक होगा उसका 12% हर महीने मेरी सैलरी से कट जाएगा, और 12% मेरी सैलरी से कट जाएगा, और 3.67% जो होगा वो मेरे एम्प्लॉयर की जो इनकम होगी उससे कट के मेरे PF अकाउंट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15.67%। अब मान लीजिए मेरी सैलरी का कुछ पैसा 1000 रुपए जमा हो गया। अब मेरी सैलरी का 1000 रुपए मेरे PF अकाउंट में जमा है, तो ये मैं क्यों करूं, ऐसा क्यों करूं? तो ये जो आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, ये इस 1000 रुपए पे आपको अभी तक 8.55% की ब्याज दर से ब्याज देता था। अब ये ब्याज देगा 8.65% की दर से, क्योंकि इन्होंने 0.10% की बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है, तो इस तरह चालू वित्त वर्ष के EPF जमा ब्याज पर 8.6% हो गई है। इससे 6 करोड़ कर्मचारी जो इससे जुड़े हुए उनको फायदा होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की एक अहम बैठक में PF दराने का फैसला हुआ था, PF दरें बढ़ाने का फैसला हुआ था। बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से सहमति की जरूरत होगी। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ब्याज दरों को अंशधारक के खाते में डाला जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी EPF को निर्णय वाला शीर्ष निकाय है, यानी कि जो इसकी दर का निर्णय लेता है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ये EPFO का एक शीर्ष निकाय है जो दरों के बारे में निर्णय लेता है कि कितना ब्याज दर दिया जाएगा, जो वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर निर्धारित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये हर साल निर्धारित किया जाता है। इस साल ये है 8.65%। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया होगा कि आपका ये PF क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी है, सुषमा स्वराज जी हमारी 3 देशों की यात्रा पे गई थी, बुल्गारिया, मोरक्को और स्पेन। तो जब वो स्पेन पहुंचती हैं तो वहां पर उनको एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट मेडल। ये स्पेन का ऐसा पुरस्कार है जो स्पेन की सहायता करने वाले विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाता है। भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट पुरस्कार से मेडल से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें 2015 में जो नेपाल में भूकंप आए थे, वहां कुछ स्पेनिश पीड़ित फंस गए थे और उनकी भारत सरकार ने मदद की थी, इसलिए क्योंकि वो विदेश मंत्री थी तो इस वजह से उनको यह सम्मान दिया गया है। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं, स्पेन पिछले साल घटनाक्रम में था, क्योंकि वहां पर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के तहत उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको हटाया गया, प्राइम मिनिस्टर उनका नाम था मारियानो। तो ये नाम आपको याद रखना होगा, मारियानो रेजॉय एंड ब्रे, ये पूरा नाम है उनका, नाम काफी कठिन है, मारियानो रेजॉय ए ब्रे। तो अब इनको अपदस्थ कर दिया गया था पिछले साल, लेकिन अब इनकी जगह जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं आपके पेड्रो
सेचान, सेंचेज, सेंचेज, ठीक। थोड़ा सा स्पेनिश नाम है तो बोलने में दिक्कत होती है। पेड्रो, PEDRO सेंचेज। तो पेड्रो सेंचेज अभी हाल में स्पेन के अभी हाल में तत्कालीन यानी कि अभी उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं और आगे चलते हैं। ये अवार्ड का नाम जरूर याद रखिएगा कि सुषमा स्वराज को ये अवार्ड मिला है। AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एलीट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह को अभी हाल ही में फाउंडेशन बोर्ड फॉर बेटर बॉक्सिंग AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्हें 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए इस पद पर चुना गया है। भविष्य में खेल के वैश्विक विकास की कार्य योजना तैयार करने के लिए AIB ने अपनी कार्यकारी समिति की अंतिम बैठक में बेहतर मुक्केबाजी के लिए फाउंडेशन बोर्ड का गठन किया है। तो अभी हाल ही में किसी IBA या कि आप इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का एक कार्यकारी निकाय है वो बेटर बॉक्सिंग ऑफ, तो ये इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? उनका अध्यक्ष है अजय सिंह जी। अजय सिंह जी की फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो अभी हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। तो आगे चलते हैं, अगली न्यूज पर देखते हैं। अगला न्यूज है जस्टिस जैन बने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले लोकपाल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI और BCCI के अभी जो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं वो हैं CK खन्ना। ये अभी वहां पर परमानेंट नहीं है लेकिन इंटरिम रूप में काम कर रहे हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि हमारे उच्च न्यायालय ने यहाँ पर अपॉइंट किया है। अनुराग ठाकुर को हटाने के बाद तो CK खन्ना जी अभी अपॉइंट हुए हैं। अब हम बात करते हैं इनकी, ये जो है आपके यहाँ पर, तो ये है जस्टिस DK जैन। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस DK जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। लोकपाल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि लोकपाल जो होते हैं वो इससे जुड़ी हुई समस्या और जनता को इससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं और कुछ भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह होता है तो लोकपाल की जिम्मेदारी होती है कि उसमें अपना निर्णय सुनाएं और उस संस्था से जुड़ी हुई समस्या को तुरंत दूर करें। तो फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस DK जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। वे शीघ्र ही अपना कार्यभार संभालेंगे। यह निर्णय जस्टिस SA बोबडे तथा जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की 2 सदस्यीय बेंच ने लिया। जस्टिस DK जैन BCCI और राज्य क्रिकेट संघ के बीच को विवादों का सुलझाने का कार्य करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना 1928 में की गई थी। यह भारत में क्रिकेट के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भ्रष्टाचार तथा एकाधिकार से संबंधित के विवादों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जनवरी 2017 को प्रशासकों की समिति का गठन किया था। इस समिति में विनोद राय, रामचंद्र गुहा, विक्रम लिए तथा डायना एदुलजी शामिल हैं। इस समिति का गठन BCCI में लोधा समिति के सुधारों के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। इस समिति के प्रमुख भारत के पूर्व कैग विनोद राय हैं। तो ये जो समिति जिन्होंने बताया सुझाया ये नाम की लोकपाल बनाया जाना चाहिए, उसके जो अध्यक्ष थे वो विनोद राय थे। अभी जो वर्तमान कैग है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि महानियंत्रक है, महालेखा परीक्षक, वो है राजीव महर्षि। वो कौन है? वो है राजीव महर्षि। तो ये अभी तत्कालीन यानी कि अभी जो है मतलब तत्कालीन नहीं, अभी जो चल रहे हैं वर्तमान समय में ये राजीव महर्षि जो है वो कैग है। तो कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। तो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हैं वो राजीव महर्षि हैं और BCCI के अध्यक्ष जो हैं वो CK खन्ना जी हैं। और DK जैन को क्या नियुक्त किया गया? DK जैन को अभी BCCI का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगली जानकारी पर चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं और वहां उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 2018 में ही कर दी गई थी, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अभी जब वो वहां गए हैं तो उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये काफी अच्छा पुरस्कार है, मतलब बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी इससे पिछले प्राप्तकर्ताओं में से रहे हैं। यानी पिछले साल कोफी अन्नान को मिला था, उससे पहले एंजेला मर्केल को यह पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार में उनको जो 1.30 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कि 1.3 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इस पुरस्कार को उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को देने की घोषणा की है कि ये जो पैसा आएगा ये मैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दे दूंगा। तो हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार यानी कि विश्व में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए और भी सामाजिक समरसता लाने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो है सियोल शांति पुरस्कार। सियोल शांति पुरस्कार मोदी जी को मोदीनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मोदीनॉमिक्स एक नया वर्ड आ गया है
और ये मोदीनॉमिक्स का मतलब इन ऐसी योजनाओं से हैं जो मोदी ने पिछले 5 सालों के अंदर या पिछले अपने ये पूरा पूरा उनका कार्यकाल था इसके दौरान जो भी चीज़ें लागू की हैं उसमें मोदीनॉमिक्स करके एक नाम है। और उसमें क्या है, जो भी उन्होंने आर्थिक सुधार किए हैं, आर्थिक सुधार में यानी सामाजिक जो भी उन्होंने समरसता लाने की कोशिश की है, भारत को जहां आज ले जाके खड़ा किया है, इंटरनेशनल ब्रांड बनाया है भारत को, तो इस तरह की चीज़ें जो भी की हैं मोदी जी ने, तो उसके लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। आगे चलते हैं। एक रोबोट लॉन्च किया गया है भारत में, KPBOT नाम के पहले ह्यूमनाइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किया गया है। ये केरल में लॉन्च किया गया है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। इससे पहले इसी तरह का एक रोबोट पुणे में भी लॉन्च किया गया था, यानी महाराष्ट्र में भी किया गया था, और उसका भी काम यही था कि वो ट्रैफिक पुलिस की तरह बिहेव करेगा। फिलहाल इसको जो रूप दिया गया है वो एक महिला का दिया गया है, इसलिए इसको फीमेल माना गया। कि केरल के तिरुवनंतपुरम यानी कि उनके राजधानी में पुलिस मुख्यालय में सब इंस्पेक्टर SI के रूप में एक KPBOT के नाम के भारत के पहले ह्यूमनाइड पुलिस रोबोट, ये पुलिस रोबोट है, और जो पुणे में लॉन्च किया था वो ट्रैफिक रोबोट था, तो उद्घाटन किया गया। रोबोट को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए महिला घोषित किया गया है। 2018 के कोकून साइबर सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि रोबोटों को पुलिस बल में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद परियोजना पर राज्य पुलिस साइबर डोम तथा कोची स्थित स्टार्टअप असीमो द्वारा कार्य शुरू किया गया था। तो केरल यानी कि पिनराई विजयन ने किस रोबोट को लॉन्च किया है, उसका नाम है KPBOT। इसकी स्क्रीन पर इसके स्क्रीन पर कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, जो भी आपको मतलब जो भी निर्देश वगैरह देना होगा तो ये स्क्रीन पर लिख के बताएगा, साथ साथ ये बोल भी सकती है। तो जो इसका नाम है आपको वो नाम याद रखना होगा, उसका नाम है KPBOT। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला, भारत में पहली बार वायुमंडल से पानी बनाने वाला वाटर जनरेटर लॉन्च हुआ। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर धरती पे कुछ भी बहुमूल्य है तो वो सबसे ज्यादा बहुमूल्य है पानी। अगर आप पानी वेस्ट करते हैं तो प्लीज उसे वेस्ट मत किया करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज होगी तो वो पानी ही होगा। लेकिन इसका एक उपाय ढूंढा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। उन्होंने एक ऐसा जनरेटर बनाया है जो वायुमंडल में उपस्थित नमी से पानी बना देगा। लेकिन वायुमंडल में जो भी उपस्थित नमी होती है, जैसे कहा जाता है कि आप बारिश का पानी पी सकते हैं, तो बारिश का पानी आप नहीं पी सकते क्योंकि उसमें खनिज लवण नहीं होते। आप AC से जो पानी निकलता है आप उसे नहीं पी सकते, AC से पानी निकलता है ना, वो नहीं पी सकते क्योंकि उसमें खनिज नहीं होते, और इस तरह का पानी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो इस जनरेटर में एक खनिज मशीन भी लगी हुई है, खनिज यानी कि आपकी एक मिनरल्स यूनिट भी लगी हुई है, जो मिनरल्स आपको मिलने चाहिए वो वहां से मिलेंगे। ये जो आपका जनरेटर है 30 लीटर, 100 लीटर और 500 लीटर और 1000 लीटर प्रतिदिन क्षमता में उपलब्ध है। यानी ऐसे अस्पतालों या कहीं बड़ी जगह पे आप इसे लगा सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी पानी वेस्ट होता है वो पानी वेस्ट नहीं होगा, जबकि वायुमंडल में जो भी उपस्थित नमी होगी उससे ही पानी बन जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, जिससे अभी तक हमारा जो भी पेयजल का स्रोत है, यानी कि जो भी हम पेयजल लेते हैं, यानी जो भी हम पीने योग्य पानी लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम भूजल से ही लेते हैं। यानी कि वहाँ जो बोरिंग हो रही होती है उससे आप जमीन से जो पानी निकलता है उसी को पीते हैं, फिर RO में जाता है वो बात अलग है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या किसने बनाया है। पहली बात तो BEL ने बनाया है, AWG इसका नाम है। AWG का मतलब है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडल से आपका पानी जनरेट करने वाला जनरेटर है, तो इसका नाम है AWG यानी कि एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। यह वायुमंडल की नमी को संघनित करके स्वच्छ, सुरक्षित और शुद्ध पीने योग्य पानी उपयोग करने के लिए ऊष्मा का आदान प्रदान का प्रयोग करता है। इसमें एक खनिज यूनिट लगी है जो पीने के पानी को योग्य बनाने के लिए उसमें खनिज शामिल करने के लिए काम करती है। AWG यूनिट को एक ही जगह पर स्थिर रूप में और गतिशील रूप में वाहनों में भी लगाया जा सकता है। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का निर्माण BEL द्वारा CSIR, IICT और MITHRI हैदराबाद में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है के सहयोग से किया जा रहा है। इसे एरो इंडिया 2019 में, जो कि बेंगलोर में प्रदर्शित किया जा रहा है, हाल ही में BEL स्टॉल पर प्रदर्शित किया गया था। BEL भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत एक हिस्से के रूप में स्टार्टअप कंपनियों को सहायता प्रदान कर रहा है। तो फिलहाल तो इसका पूरा का पूरा जो फंडिंग वगैरह है वो BEL ने की है, लेकिन अभी आपको बस इतना याद रखना होगा कि AWG क्या है। AWG है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। तो किस कंपनी ने इसे बनाया है BEL ने। और आज की आखिरी न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज की आखिरी न्यूज़ एक थोड़ा सा निधन से जुड़ी हुई है। आप इन्हें पहचानते होंगे, राजकुमार बड़जात्या। ये बहुत ही फेमस निर्माता रहे हैं जो राजश्री प्रोडक्शन के अंतर्गत काम करते थे। और बॉलीवुड के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी को निधन हो गया था। वो 75 वर्ष के थे। बड़जात्या राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले काम करते थे और राजश्री प्रोडक्शन को राजकुमार बड़जात्या के पिता ताराचंद बड़जात्या ने स्थापना की थी उसकी। राजकुमार बड़जात्या को राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले लगभग 20 फिल्मों में प्रोड्यूस किया है। सन 1972 की पिया का घर, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, विवाह, मैं प्रेम की दीवानी हूँ और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। राजकुमार बड़जात्या की आखिरी प्रोड्यूस फिल्म हम चार हैं, जो हाल ही में रिलीज हुई थी। तो उम्मीद है करते हैं कि आपको ये याद रहेगा कि अभी हाल ही में किस निर्माता का निधन हो गया, तो नाम है राजकुमार बड़जात्या।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसी तरह से इस कारवा को आगे बढ़ाते चलिए और लोगों को जोड़िए। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा और तैयारी करते रहिए। अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।